ओके, सो आज से लगभग 50 दिन के अंदर एप्पल अपने आईफोन्स में ऐसे चेंजेस करने वाला है जो उसने आज तक नहीं करे। पिछले साल जो उसने प्रो और नॉन प्रो के लाइनअप में डिफरेंसेस क्रिएट करे थे, इस बार वो और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो आज हम आईफोन 15 के 15 चेंजेस को देखेंगे। कुछ ऐसे हैं जो आपके होश उड़ा देंगे और कुछ आपका खून जलाकर राख कर देंगे। वैसे खून जलाने वाली चीजें चालू हो चुकी हैं। एप्पल ने जो LG को डिस्प्ले बनाने के लिए बोला था, वो एप्पल के स्टैंडर्ड से मैच नहीं हो रही है। और अगर ये चीज फिक्स नहीं हुई तो हो सकता है कि इस बार लॉन्च भले ही सितंबर में कर दें आईफोन, लेकिन वो आपको मिलेगा नवंबर के अंदर। खैर, वो बाद में देखेंगे। शुरू करते हैं डिजाइन से। एप्पल अपने डिजाइन में हर 3 साल के अंदर चेंज करता है। 10, 10s और 11 एक जैसे थे, आईफोन 12, 13 और 14 एक जैसे। तो उस हिसाब से इस बार भी कुछ चेंजेस आना बनता है, लेकिन ये चेंज इतना सटल है कि आप शायद नोटिस भी ना करो। अभी आईफोन जो दोनों साइड से बिल्कुल फ्लैट है, आईफोन 15 पीछे से बस थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, फोन हाथ में पकड़ने के बाद हाथ कटने का डर खत्म हो जाएगा। दूसरा, ये डिजाइन एप्पल के मैकबुक के डिजाइन को कॉम्प्लीमेंट करेगा। खैर, उड़ते उड़ती खबर ये भी आ रही है कि इस बार आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स में टाइटेनियम चेसिस यूज होने वाली है। वैसे ये लीक आईफोन 14 के लिए भी आई थी, लेकिन क्योंकि पिछले साल ये नहीं हुआ तो चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं कि शायद इस बार ऐसा हो जाए। जस्ट लाइक डायनामिक आइलैंड। डायनामिक आइलैंड की बात आईफोन 13 सीरीज के लिए बोली जा रही थी, लेकिन 13 सीरीज में नहीं हुआ तो 14 सीरीज में वो ऑलमोस्ट कंफर्म था। टाइटेनियम चेसिस से 2 फायदे होंगे। पहला, फोन बहुत ज्यादा ड्यूरेबल हो जाएगा। दूसरा, वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा और उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वेल, डिजाइन यहाँ पर भले ही सेम हो, लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल भी सेम नहीं होने वाली, क्योंकि आईफोन 15 प्रो सीरीज के अंदर हमें पहली 3 नैनोमीटर पर बनी चिपसेट देखने को मिलेगी। A17 बायोनिक विद 8 GB ऑफ रैम। नॉन प्रो मॉडल में हमें A16 देखने को मिलेगा विद 6 GB ऑफ रैम। वैसे सच बताऊं तो A17 में A16 के मुकाबले कोई खास परफॉर्मेंस जंप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मैं अपने आईफोन 12 प्रो को जो 3 साल पहले आया था उसको अभी के लेटेस्ट आईफोन 14 प्रो के साथ लड़वाता हूं, तो परफॉर्मेंस के मामले में आईफोन 12 प्रो केवल 1 या 2 सेकंड पीछे रहता है। इसका मतलब आईफोन्स में जो चिप्स लगी होती हैं वो अपने टाइम से 2-3 साल आगे की परफॉर्मेंस देती हैं। तो इसीलिए एप्पल अपने A17 की जो पावर है उसको परफॉर्मेंस में यूज ना करके एफिशिएंसी और कैमरा और वीडियो की जो पोस्ट प्रोसेसिंग होगी वहां पर एक्चुअल में इस्तेमाल करेगा। और इसीलिए शायद इस बार हमें 4K 60 FPS सिनेमैटिक मोड भी देखने को मिल सकता है। और अगर एप्पल ने A17 की ताकत को अच्छे से इस्तेमाल करते हुए पोस्ट प्रोसेसिंग में इसके एज डिटेक्शन को काबू कर लिया, तो बिलीव मी, बहुत सारे कैमरा कंपनीज को डरने की जरूरत पड़ेगी। वीडियो से याद आया, आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, तो वहां पर एडिटिंग का स्टाइल आधा अलग था और आधा अलग था, क्योंकि एडिट करते टाइम मुझे जगह बनाने के लिए एक फोल्डर डिलीट करना था और मैंने उसकी जगह अपना मेन फोल्डर डिलीट कर दिया। तो वीडियो टाइम पर देने के लिए मैंने आधी वीडियो किसी और से एडिट करवाई। लेकिन अगर मेरे पास वंडरशेयर का रिकवर इट सॉफ्टवेयर होता तो मैं उस फोल्डर को तुरंत रिकवर कर सकता था। ये एक ऑल इन वन रिकवरी सॉफ्टवेयर है जहां पर आप अपनी फोटोज, वीडियोज या किसी भी तरह की डिलीटेड फाइल को रिकवर कर सकते हो। सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आपको इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। ओपन होने के बाद सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा दिखेगा। मैं अपने मैक को यहाँ पर स्कैन करता हूँ तो यहाँ पर कुछ ऐसी भी फोटोज आ गई हैं जो मेरे मैकबुक के अंदर इस टाइम नहीं है। जैसे ये वाली को अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो ये मेरे कंप्यूटर में इस टाइम मौजूद नहीं है। इसको अगर मैं रिकवर करता हूँ तो ये इजीली रिकवर हो जाएगी। रिकवर होने के बाद आपको ये पाथ दिखा देगा, यहाँ पर आपकी रिकवर्ड फोटो आ चुकी है। और अभी इसमें 12th वर्जन का अपडेट आया है जहां पर आप अपनी कार के डैश कैम की वीडियोस और CCTV की वीडियोस को भी रिकवर कर पाओगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर एक बार चेकआउट जरूर करना। वापस आते हैं अपने नेक्स्ट चेंज में जो आया है डायनामिक आइलैंड के अंदर। गुड न्यूज ये है कि इस बार सारे आईफोन में आपको डायनामिक आइलैंड देखने को मिल जाएगा। इससे एप्पल को 3 फायदे होंगे। पहला, नॉन प्रो आईफोन्स में जो पिछले साल की चिप यूज करने का ट्रेंड चालू हुआ है उस पर लोगों का गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाएगा और एक्सेप्टेंस बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि अब से होने यही वाला है। दूसरा, डायनामिक आइलैंड की खुशी में लोग शायद ये भूल जाएं कि एप्पल आज भी अपने 80,000 रुपए के फोन में इतना बड़ा कटआउट दे रहा है। और तीसरा, जब मार्केट में ज्यादा फोन्स होंगे डायनामिक आइलैंड वाले तो डेवलपर्स को उस डायनामिक आइलैंड के लिए अपने सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। वैसे अगर आपको नहीं पता तो ये जो डायनामिक आइलैंड है या नथिंग में ये जो लाइट है, इनको प्रॉपर तरीके से यूज करने के लिए डेवलपर्स को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर बदलाव करना पड़ता है ताकि वो इसका इस्तेमाल कर पाएं। और क्योंकि अभी मार्केट में डायनामिक आइलैंड वाले बहुत ज्यादा फोन्स नहीं हैं तो डेवलपर्स को वो मोटिवेशन नहीं मिली। इसीलिए अगर आप देखोगे तो अभी भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं हैं जो डायनामिक आइलैंड का यूज करते हो। लेकिन जब आईफोन 15 में सब में ये आ जाएगा तो डायनामिक आइलैंड वाले फोन मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तब डेवलपर एक बार को सोचने लगेगा कि हाँ भाई, अब बहुत सारे फोन हो गए हैं, अब हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। नॉन प्रो मॉडल में डायनामिक आइलैंड आ रहा है, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि फाइनली इसके कैमरास भी अपग्रेड हो रहे हैं। एप्पल फाइनली जो 12 मेगापिक्सल का सेंसर लेकर ढो रहा है पिछले कई सालों से, उसको अपग्रेड कर रहा है अपने 48 मेगापिक्सल वाले सेंसर से जो उसने आईफोन 14 प्रो में दिया था। और केवल यही अपग्रेड वो रीजन बन सकता है जिससे इस तरह के आर्टिकल लिखे जाएंगे। लेकिन आपको भावनाओं में नहीं बहना है। फोन कितना ही अच्छा लॉन्च क्यों ना हो जाए,
4 से 5 दिन तक आपको फोन नहीं खरीदना, भले ही आपके पास पैसे क्यों ना हो। और छठे दिन के अंदर भी आपको लगता है कि हाँ ये सारे अपग्रेड्स आपके लिए वर्थ इट हैं, तभी जाकर आईफोन 15 लेना। वैसे मैं बता दूं कि शायद इस बार मैं अपग्रेड करूंगा, लेकिन मुझे 12 प्रो से अपग्रेड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपग्रेड करूंगा सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए। तो अगर आपको पैसे जुगाड़ने की नौबत आ रही है और आपको आईफोन ही लेना है तो चुपचाप इस BBD में आईफोन 13 ले लेना, बहुत खुश रहोगे, बिलीव मी। अब नॉन प्रो के कैमरा में चेंजेस आ रहे हैं, प्रो के अंदर नहीं आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो 15 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर हमें सोनी का नया अपग्रेडेड सेंसर देखने को मिल रहा है। ये सेंसर उसी टेक्नोलॉजी पर बना है जो सोनी के Xperia 1 Mark 5 के अंदर लगा हुआ है। तो एक बात तो पक्की है कि इस बार इवेंट में कैमरा के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम जाने वाला है। टॉकिंग अबाउट द कैमरा, सोनी का ये नया सेंसर आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स दोनों के अंदर रहेगा। लेकिन न्यूज ये आ रही है कि 15 प्रो मैक्स के अंदर हमें एक पेरिस्कोप लेंस देखने को मिल सकता है जो 3x से 6x वेरिएबल जूम के साथ आएगा। लेकिन इसको लेके मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। देखो यहाँ दो दिक्कतें हैं। एप्पल खुद जानता है कि उसके फोन 5 साल तो बहुत आराम से चल जाते हैं, इसीलिए वो 5 साल का अपडेट भी देता है। और यही वो रीजन बन जाता है कि एप्पल चाह कर भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता जो एप्पल के फोन की लाइफ को कम करता हो। और वेरिएबल जूम का मतलब है एक ऐसा लेंस सिस्टम देना जो फिजिकली मूव करेगा, और एक फोन के अंदर जितनी ज्यादा चीजें मूव होंगी उसके खराब होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा रहेंगे। तो वेरिएबल लेंस का आना इसलिए मुश्किल लग रहा है। लेकिन दूसरी दिक्कत यह है, मान लो वो 5x या 6x पर फिक्स फोकस वाला पेरिस्कोप लेंस दे देता है, तो आईफोन की जो द फेमस 3x पोर्ट्रेट मोड वाली फोटोज है वो कैसे ली जाएंगी? तो पेरिस्कोपिक लेंस रहेगा, ये बात तो 80% कंफर्म है, लेकिन वेरिएबल रहेगा या फिक्स, ये देखने वाली बात होगी। और इसी कैमरा के साथ प्रो सीरीज के अंदर लगा होता है एक लाइडार सेंसर, और इस बार वो भी अपग्रेड होने वाला है, जिससे लो लाइट के अंदर पोर्ट्रेट मोड्स और एक्यूरेट आ पाएंगी, और लो लाइट के अंदर जो ऑटो फोकसिंग है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये भी सिर्फ प्रो सीरीज के अंदर ही रहेगा। और ये जो डिफरेंसेस क्रिएट होता जा रहा है, इससे ये साफ दिख रहा है कि एप्पल चाहता है लोग उसके महंगे वाले प्रोडक्ट को ही खरीदें। इसीलिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बेजल्स को कम कर दिया गया है, लेकिन 15 प्रो और प्रो मैक्स के जो बेजल्स हैं वो स्लिमेस्ट है इन एंटायर फोन इंडस्ट्री। कर्व डिस्प्ले के अंदर जो बेजल्स हैं उनको ऊपर नीचे से देखा जाता है, और क्योंकि इसमें चारों तरफ के बेजल सेम है तो एप्पल अपने इवेंट में ये वाली लाइन तो जरूर लिखने वाला है। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि जो अभी इंडस्ट्री लीडिंग 2000 निट्स की ये डिस्प्लेज हैं, अब वो अपग्रेड होकर 2500 निट्स तक ब्राइट हो जाएंगी। अगेन द ब्राइटेस्ट डिस्प्ले इन एनी स्मार्टफोन एवर। लेकिन इतनी ब्राइट डिस्प्ले का एक डाउन साइड है, वो बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगी। और यहीं पर एप्पल ने एक और गेम खेला है। यहाँ पर एक बिल्कुल नई बैटरी टेक्नोलॉजी का यूज करा जा रहा है, जिसकी वजह से जहाँ पहले एप्पल हर साल 30 mAh, 40 mAh, 50 mAh बढ़ाता था, इस बार फोन की बैटरी 300 से लेके 600 mAh तक बढ़ रही है। इससे दो फायदे होंगे। पहला, जो 2500 mAh का डिस्प्ले है उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा बैटरी का कंजम्पशन होना था उसको ये जो एक्स्ट्रा mAh मिल रहे हैं वो बराबर कर देंगे, तो बैटरी लाइफ लगभग एक जैसी मिलेगी। तो ज्यादा आउटडोर यूज करने के बाद भी बैटरी में सिग्निफिकेंट ड्रॉप आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, एप्पल चाहता है कि अब लोग उसके मैगसेफ पर या वायरलेस चार्जर की तरफ शिफ्ट हो, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी अपने फोन्स के अंदर से इन पोर्ट्स को हटाना चाहता है। और अभी लोग वायरलेस चार्जर को अडॉप्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि लोगों को लगता है कि उनका फोन ज्यादा हीट होता है, इससे बैटरी जल्दी खराब हो जाएगी। और ये बैटरी टेक्नोलॉजी हीट को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है। तो रीजन कुछ भी हो, लेकिन आईफोन 15 की बैटरीज में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मजे से याद आया, एप्पल इस बार कुछ ऐसा कर रहा है जो उसने पिछले 16 साल में कभी नहीं करा। आईफोन का ये जो म्यूट स्विच है, ये पहले आईफोन से आज तक चला आ रहा है, लेकिन इस बार इसे चेंज किया जा रहा है एक एक्शन बटन के अंदर। ये एक प्रोग्रामेबल बटन होगा, बिल्कुल वैसा जैसा आपको एप्पल वॉच अल्ट्रा के अंदर मिलता है। आपको जो काम करवाना हो आप असाइन कर सकते हो, चाहे स्क्रीनशॉट लेना हो, चाहे कैमरा खोलना हो, चाहे कुछ भी करना हो। बस ये बटन प्रेस नहीं होगा, लेकिन आपको लगेगा कि प्रेस हो रहा है थ्रू हैप्टिक्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैकबुक का ट्रैक पैड होता है। अगर आपने ये चीज एक्सपीरियंस नहीं करी है तो मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूं, किसी एप्पल स्टोर में जाओ, मैकबुक के ट्रैक पैड पर जैसे प्रेस होता है वैसे प्रेस करने की कोशिश करो। उसका फीडबैक इतना अच्छा आता है कि कोई यकीन ही नहीं कर पाता कि वो प्रेस नहीं हो रहा है। तो रहा है भाई। तो इन सारे चेंजेस को देख के हवा में तो बहुत उड़ी है, लेकिन अब बारी है खून जलाने की, जिसका पहला रीजन है iOS 17। इसी लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफ करी है, आपने सुनी होगी, लेकिन वो बाहर देश के लोग हैं। इंडिया के लिए ऐसा कोई भी खास इंप्रूवमेंट नहीं आया है जिसकी वजह से मैं पर्सनली खुश हो सकूं। डिक्टेशन, सिरी या आई मैसेज के अंदर इंप्रूवमेंट से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक चीज के लिए मैं जरूर एक्साइटेड हूँ, ऐसे करके एयर ड्रॉप करने में, लेकिन उसके अलावा मैं iOS 16 के लिए कुछ खास एक्साइटेड नहीं हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है USB Type-C। देखो ये क्या कह रहा है, एप्पल ने आज तक इससे अच्छा काम नहीं किया।
हाँ हाँ ठीक है, लेकिन एक बार मेरी बात सुनो। टाइप सी से मुझे दिक्कत नहीं है, उसके इम्प्लीमेंटेशन से है। यहाँ दो दिक्कतें हैं। पहला, और ऐसा होने के चांस बहुत ज़्यादा है कि एप्पल में जो टाइप सी आएगा वो MFI सर्टिफिकेशन वाला होगा। मतलब उसमें MFI केबल यूज़ नहीं करी तो आपको प्रॉपर जो चार्जिंग स्पीड और डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो नहीं मिलेगी। इसका सीधा मतलब ये है घर के अंदर जो चार्जर है आपका टाइप सी वाला वो किसी काम का नहीं है। दूसरा, केवल प्रो मॉडल के अंदर आपको थंडरबोल्ट 3 या USB 3 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। नॉन प्रो में आपको USB 2.0 देखने को मिलेगा, जिससे चार्जिंग पर तो इतना खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक 80,000 का फोन एंड्रॉइड के 20,000 वाले फोन जितना डेटा ट्रांसफर स्पीड देगा। अगली खून फूकने वाली चीज है नॉन प्रो के अंदर रिफ्रेश रेट। 80,000 के फोन में 2023 के एंड में अभी भी 60 हर्ट्ज ही देखने को मिलेगा। यार कब तक हम ये जस्टिफाई करते रहेंगे कि आईफोन का एनिमेशन देखा है, आईफोन का 60 हर्ट्ज एंड्रॉइड के 200 हर्ट्ज से ज्यादा अच्छा चलता है। अब तो अंदर का ज़मीर भी कहने लगा है। अब तो सच बोल दे। अगर इस बात पर भी गुस्सा नहीं आया तो सुनो, अभी कुछ महीने पहले एप्पल का फ्यूचर रोड मैप प्लान लीक हो गया था, जहां पर ये पता चला कि 15 तो छोड़ो, आईफोन 16 के अंदर भी नॉन प्रो में हमें 60 हर्ट्ज की ही डिस्प्ले देखने को मिलेगी। आईफोन 17 में जाकर नॉन प्रो वाले में 120 हर्ट्ज आएगा। तो अगर पैसे नहीं है और आईफोन ही लेना है तो अपने जमीर का गला घोट दो और मान लो कि आईफोन का 60 हर्ट्ज एंड्रॉइड का 120 हर्ट्ज से अच्छा चलता है। अगला जो चेंज है वो शायद चेंज ना होना ही है, इसकी चार्जिंग स्पीड। एप्पल अभी भी ये 20 वाट वाले चार्जर बेच रहा है और उसके फोन इस बड़े चार्जर से भी केवल 26 या 27 वॉट ही सपोर्ट करते हैं। अब इस साल के शुरू में खुशी की लहर आई थी कि शायद इस बार के आईफोन 40 वॉट को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसी यूजर ने फिर कुछ टाइम बाद ये भी कह दिया कि हमें नहीं पता कि ये आईफोन 15 के लिए या 16 के लिए। अब लॉजिक तो कहता है कि ये आईफोन 15 में आना चाहिए क्योंकि USB टाइप सी आ गया है और नई बैटरी टेक्नोलॉजी आ गई है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि 15 प्लस और 15 प्रो मैक्स में लगभग 5000 mAh की बैटरी आ गई है और इस 20 वॉट के चार्जर से चार्ज होते होते तो वो फोन हमारा फोन यूज करने की आदत को ही छुड़वा देगा। तो लॉजिक तो सीधा सीधा कह रहा है कि इसी बार 40 वॉट आना चाहिए, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट एप्पल हियर और उसके लिए लॉजिक इज लाइक ये क्या चीज हो। तो चलो अब आखिरी में बात आती है, भैया दोगे कितना, डिस्कस कर लें। पिछली बार USA को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया में आईफोन के प्राइसेस बढ़ गए थे, लेकिन इस बार USA के अंदर ही प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया में तो प्राइसेस और बढ़ेंगे। अब दुनिया में क्या हो रहा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अपना अंदाजा लगाएंगे US के प्राइसिंग के अकॉर्डिंग। अभी बताया जा रहा है कि नॉन प्रो वाले मॉडल सेम प्राइस पर आएंगे, लेकिन प्रो वाले मॉडल में 15 प्रो के अंदर $100 और 15 प्रो मैक्स के अंदर अगर वो पेरिस्कोप वेरिएबल जूम वगैरह आता है तो $200 तक बढ़ जाएगा, जिसका सीधा मतलब निकलता है कि आईफोन 15 सीरीज नॉन प्रो वाली अभी भी 80,000 से शुरू होगी और जो प्रो है वो पिछले साल 130 से शुरू हुआ था, इस बार 140 से शुरू होगा। और प्रो मैक्स पिछली बार 140 से शुरू हुआ था, इस बार 1,60,000 रुपए से शुरू होगा। अब इस प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए ऑब्वियसली जो बेस वेरिएंट है वो हमारा 256 GB से स्टार्ट होगा, जैसे S23 अल्ट्रा में स्टार्ट होता है। तो अब आईफोन 15 ने गाली खाने वाले काम करे हैं या नहीं, उसके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मेरे हिसाब से ये आईफोन दी बेस्ट आईफोन होने वाला है जो अभी तक लॉन्च हुए हैं, अगर प्राइस को हम हटा दें तो। बाकी सपनों को भूलकर आपको रियलिटी में कौन सा फोन लेना चाहिए वो वीडियो ये रही।